गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टाइटल एक व्यूवर्स के सवाल पर है। उन्होंने सवाल पूछा था कि यदि किराएदारी रसीद हमारे पास ना हो तो उसको अदालत में किराएदारी कैसे साबित की जाए, या टेनेंट के वाद में वाद कारण कब पैदा होता है। इस प्रकार के उन्होंने कुछ सवाल किए हैं। तो आइए हमारे कुछ व्यूवर्स के हम सवाल भी देख लेते हैं और उनके जवाब भी सर मैं आपको दे देता हूँ। आइए सर। हमारे एक व्यूवर्स ने लिखा है इसमें, सर गुजरात से हूँ, मुझसे नोटरी सेल से बहुत गंदी तरह से बात की है। क्योरी वाले लोगों ने सीओपी नहीं मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सीओपी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। वैसे सर नोटरी सेल में जो भी बात होती है वो रिकॉर्डेड होती है और वो शिष्टाचार के दायरे में बात करते हैं। अब पता नहीं है आप किस आधार पर कह रहे हैं इसकी जो है आप जो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड जानकारी होती है वो शिष्टाचार और सभ्यता के दायरे में दी जाती है और नोटरी सेल के द्वारा अभी तक किसी भी एडवोकेट के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। आप जो बता रहे हैं वो आपकी कमेंट्स है, मैंने पढ़ ली है। अब इसके आगे तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ सर। अगली कमेंट्स है हमारी सर श्री द्विवेदी मिश्रा सर की। डॉक्टर द्विवेदी मिश्रा सर, सर टेनेंट वाद में काज ऑफ एक्शन में वाद ऑफ एक्शन क्या है सर? ये उनका सर क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने एक और क्वेश्चन किया था इसी पे कि केंट रिसिप्ट जमा अभाव में या सर किराएदारी साबित की जा सकती है। काफी अच्छा सवाल है उनका। तो सर मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। मैं आपको, मैंने वैसे तो आपको कमेंट्स में जवाब दे दिया था, लेकिन उसके अलावा भी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था एक काज ऑफ एक्शन पे। चूंकि मैंने अभी वर्तमान में काउंटर क्लेम से रिलेटेड काफी वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने काज ऑफ एक्शन के बारे में भी बताया है। और वाद कारण एक बड़ी महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है वाद में, क्योंकि यदि वाद कारण ही नहीं होगा तो दावा ही चलने चलने योग्य नहीं होगा। तो आइए सर, मैंने आपके लिए जो जवाब लिखित में तैयार किया है उसी में से मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान कर देता हूं। और नीचे हमारे डी के शर्मा सर भी दिखाई दे रहे हैं, प्रणाम करते हुए नमस्कार सर आपको। ये हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो मेरे सभी वीडियो अधिकतर देखते हैं। और एक हमारे अब्दुल करीम साहब ने भी सवाल किया था, BNSS की धारा के तहत बंटवारे का केस कैसे लगाएं। तो मेरा सभी व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप या तो क्वेश्चन पूरा लिखें सर। BNSS जो है कि किस सेक्शन में, ये धारा कौन सी है और ये किस एक्ट के तहत आप मुझसे जानकारी चाह रहे हैं। वैसे मैं आपको ये जानकारी बता दूं कि सामान्यतः जो संपत्ति से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं, अचल संपत्ति से रिलेटेड, वो सिविल सूट में आते हैं और दीवानी दावा उसमें अदालत में पेश किया जाता है और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रोसीजर उन पर लागू होती है। जैसा कि आपकी जमीन, मकान या प्लाट है, जो भी है आपका, पेतरक है या स्वर्जित है, जो भी है, तो आपको उस पर दीवानी दावा कोर्ट में पेश करना होगा सर। और उसमें आपकी जो बंटवारा है, जो आपका अंश है, उस अंश की घोषणा का आप कोर्ट में निवेदन करेंगे कि उसमें शीर्षक में लिखा जाएगा कि वाद वास्ते आपका जो भी अंश है, पहले आप आपका अंश निकाल लें। आप लॉ के तहत, मुस्लिम शरीयत के हिसाब से आप आपका हिस्सा निकाल लें और उस हिस्से की घोषणा का और कब्जा प्राप्ति का दावा फिर आप कोर्ट में पेश करें कि सर ये पूरी पैतृक जमीन है या गोल खाते की जमीन है और उसमें मेरा इतना हिस्सा बनता है, इस हिस्से का मैं इस आधार पे मालिक हूँ, जो भी आपका ग्राउंड हो। और उस ग्राउंड के आधार पे फिर आपको कोर्ट में दावा पेश करना होगा। फिर वो आपको गवाह, सबूत, बयान सारा डिटेल में आपके कोर्ट में पेश करना होंगे, वाद पत्र पेश करना होगा। तो ये अब्दुल करीम साहब जो महाराष्ट्र से हैं, ये आपके मैंने सवाल का सर जवाब दे दिया। आप हमारे जो अगले व्यूवर्स हैं उनके सवाल को हम देख लेते हैं। द्विवेदी सर का आइए सर। वैसे मैं सर अधिकतर सवालों के जवाब व्यूवर्स को, जहाँ तक मुझको ज्ञान होता है, मैं तुरंत ही दे देता हूँ। और चूंकि मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब मैं आपको चुटकी बजाकर ही दे दूँ। कुछ समय भी लगता है। और काफ़ी व्यूवर्स के अब कमेंट्स मेरे चैनल पर आने लगी हैं, काफ़ी लोग मेरे वीडियो देखते हैं। तो जहाँ तक मुझसे बन सकता है मैं कोशिश करता हूँ सभी का जवाब देने की। और बाकी चूंकि डेली कोर्ट की प्रैक्टिस में भी मुझे समय देना पड़ता है और वकालत के कार्य को भी देखना पड़ता है, उसके अतिरिक्त मैं ये कार्य करता हूँ। और मैंने आप सभी लोगों के लिए एक सुविधा ई बुक की ओर प्रारंभ की है। मैं जो जानकारी देता हूँ वो, उसको आप एक नोट्स मान लें। या तो आप उसको नोट्स मान लें सर, या आप उसको ई बुक कह लें। मैं उसको अमेजोन की साइट पर अपलोड कर देता हूँ और वहां से उसकी लिंक कॉपी पेस्ट करके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देता हूँ। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप सीधे अमेजोन की साइट पर पहुंच जाते हैं। और मैंने मेरी सभी बुक, चाहे छोटी हो या बड़ी,
₹99 उसकी प्राइस मैंने रखी है। एक एक नाम मात्र की प्राइस है वो। मेरा मकसद तो आप लोगों को उस समस्या का समाधान देना है, क्योंकि मैं वीडियो में तो पूरी जानकारी दे ही देता हूँ, लेकिन वही जानकारी मैं उसको लिखित रूप में भी अमेज़न पे अपलोड कर देता हूँ। हर वीडियो के नीचे लगभग मेरी कोशिश रहती है, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप वहां पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिखाई देगी, ई बुक लिखा हुआ होगा, उसके आगे एक लिंक दिखाई देगी आपको आसमानी रंग की। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अमेजोन साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको सिर्फ 2 पेज दिखाएगा वो। अभी तो मैं ई बुक में आपको पढ़ के बता रहा हूँ मैं, और इसको पूरी तैयार भी करूंगा व्यवस्थित तरीके से, लेकिन पढ़ के उसी में से बता रहा हूँ। लेकिन ये पूरी ई बुक आपको वहाँ अमेजोन पर नहीं दिखाई देगी, सिर्फ 2 पेज बतौर विज्ञापन के दिखाई देंगे। जब आप ₹99 जमा कराएंगे, जब आपको पूरी बुक आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे या स्मार्टफोन पे दिखाई देगी, आप वहां पे उससे पढ़ भी सकते हैं। आप चाहे तो उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये एक संभावित तौर पे मेरे द्वारा आपको जवाब दिए गए हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। वैसे अगर आपको इसके अलावा भी आप आपके जो वकील साहब है वहां पे उनसे आप संपर्क करें, और मेरे ई बुक में जो कानून बताएं आप भले ही उनसे कंसल्ट कर लें, और अगर वो आपके लिए उपयोगी होते हैं तो आप उनका पूरा पूरा उपयोग करें, क्योंकि ये मेरी कोशिश है आपकी समस्या का समाधान करने की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, हमारे द्विवेदी सर का जो सवाल था, किराएदारी साबित करने के लिए किराएदार को आमतौर पर निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। यदि किराए की रसीद उपलब्ध नहीं है तो अन्य साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है। मतलब आपके पास किराए की रसीद घूम गई, किराएदार आपसे मकान खाली करने पर आमादा हो गया, अब आप आते हैं किराए का आधार लेकर कि साहब मैं तो इसका किराएदार हूँ, और ये अनावश्यक रूप से जो एकोमोडेशन एक्ट है उसके नियमों के विरुद्ध मुझसे एकदम से मकान खाली नहीं करा सकता। उसमें नियम भी है, पहले सूचना दी जाएगी, समय दिया जाएगा, और आधार भी बताए गए हैं कि मकान मालिक के पास ये आधार होना चाहिए, तभी वो किराएदार से खाली करवा सकता उचित रीजन से। तो ये आधार लेना चाहते थे, या लेना चाहते हैं हमारे द्विवेदी सर, डॉक्टर द्विवेदी सर। तो उसमें ऐसी कंडीशन में हम कैसे साबित करेंगे कोर्ट में कि हम उसके किराएदार हैं? तो ये मैंने कुछ संभावित आधार तैयार किए हैं आपके लिए, जो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर विशेष तौर से तैयार किए हैं। क्योंकि मैं बिना पढ़े उन 10 आधारों को तो बोलना सर पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं रिटर्न रूप देके उसी में से आपको समझा रहा हूँ, और यही ई बुक के रूप में अमेजोन पे भी अपलोड कर दूंगा। आप अगर चाहें तो इसको वहां से देख भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। आइए सर, नंबर 1 है मौखिक गवाही, ओरल एविडेंस। मकान मालिक और किराएदार के बीच मौखिक समझौता हुआ हो तो उसे गवाहों के माध्यम से साबित किया जा सकता है। मतलब आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, जैसे किराएदारी की भाड़ा चिट्ठी होती है, या फिर ₹500 के स्टाम्प पे किराएदारी का एग्रीमेंट किया जाता है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने मौखिक कर लिया, तो कोई ना कोई तो गवाह होगा सर उसका। उन गवाहों को ही आप अदालत में लेके खड़े हो जाएं, उनके एफिडेविट पेश करें, नोटराइज अधिकारी से, नोटरी वकील साहब से उनके शपथ पत्र तैयार करके पेश करें कि हमारे सामने साहब किराएदारी का अनुबंध हुआ था, और किस मकसद से हुआ था, आपका रेसिडेंस का है कि दुकान चला रहे हैं आप, वो सारी गवाह उनकी आप कराएं, आपकी गवाह। नंबर 1 तरीका ये हो गया, नंबर 1 में नंबर 1 आधार। नंबर 2 है इसमें पड़ोसियों, पुराने किराएदारों या किसी अन्य व्यक्ति की गवाही ली जा सकती है जो किराएदारी के बारे में जानकारी रखता हो। भाई आपने जब आप वो जगह किराए से लिए तो वहाँ पड़ोसी भी होंगे, पड़ोसी होने के बाद कोई पुराने किराएदार भी होंगे वहाँ, तो उनकी भी आप गवाही करा सकते हैं। तो ये ओरल साक्ष्य हो गई सर एक, आप अदालत में साबित करने के लिए नंबर 1 हो गया। मतलब अदालत में मुकदमा पहुंच गया है, वादी ने दावा लगा दिया कि साहब ये अवैध कब्जाधारी है, और अब मेरा मकान खाली कर, आप चाहते हैं कि मैं किराएदारी साबित करके वो आधार लूं जो एकोमोडेशन एक्ट में दिए हुए हैं, लेकिन अब आप किराएदारी साबित कैसे करेंगे? ना तो आपके पास किराए की रसीद है ना कुछ है। तो एक आधार तो ये हो गया सर मौखिक साक्ष्य का। नंबर 2 है सर भुगतान का साक्ष्य। भाई नंबर 2 में सर आपका है भुगतान का साक्ष्य। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। प्रूफ ऑफ पेमेंट, भले ही रसीद उसने आपको नहीं दी हो। एक मिनट, नंबर 2 है सर हमारा भुगतान का साक्ष्य, प्रूफ ऑफ पेमेंट। भले ही रसीद, जैसे वैसे तो एक रसीद दी जाती है लिखित में कि हमने ₹2000 महीने के किराए का प्राप्त कर लिया, और उसकी रसीद आपके पास होती है। अब चूंकि जब आपने मौखिक ही लिया है, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो आपने उनको पेमेंट दिया कैसे? या तो आप नगद देंगे, तो भी किन्हीं लोगों के सामने दिया होगा, तो आप उनकी गवाह अदालत में कराएंगे साहब मैंने इस तारीख को इन 2 लोगों के सामने इनको नगद दिए थे। या फिर आपने, आजकल सभी पेमेंट ऑनलाइन होते हैं सर बैंक के जरिए, तो एक जबरदस्त प्रूफ होता है वो भी बैंक पेमेंट के जरिए। तो उसमें है कि बैंक स्टेटमेंट, चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर का रिकॉर्ड दिखाया जा सकता है। आप उसकी कॉपी निकलवा लें और अदालत में पेश करें, जिससे किराए के भुगतान का उल्लेख हो। नगद भुगतान के गवाह भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। उन बैंक स्टेटमेंट को आप निकालें और अदालत में जज साहब के समक्ष बताएं
क्योंकि आपने अगर बैंक से किए तो आप नियमित कर रहे हैं हर महीने, या किसी महीने में 2 महीने का किराया आपने एक साथ उनको दिया होगा, तो निकाल के उसकी कॉपी जज साहब के सामने पेश करें। एविडेंस एक्ट के तहत वो साक्ष्य में ग्राह्य मानी जाएगी। आप जज साहब को बताएं, जज साहब को, कि ये किराए के ही मकसद से ये रुपये मेरे द्वारा इनको दिए गए थे। ये उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने का हो तो, 2 महीने का हो तो बता दें आप साल भर से किराएदार हैं, या 6 महीने से किराएदार हैं तो 6 ट्रांजैक्शन आपके पास होंगे। तो वो भी एक प्रबल साक्ष्य होगा आपकी किराएदारी साबित करने के लिए। नंबर तीसरा आधार है पिछला समाचार पत्र। मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए पत्राचार, जैसे कि किराए की मांग का नोटिस या भुगतान की रसीद का अनुरोध, ये भी आप पेश कर सकते हैं। क्योंकि यदि उन्होंने आपको कोई पहले नोटिस दिया हो मकान मालिक ने कि भाई मेरा मकान है, आप किराएदार हैं, खाली कर दें, उस समय उनके मन में ये नहीं था कि जो है कि मैं इस चीज को छिपा लूंगा और नए आधार पे दावा पेश कर दूंगा, लेकिन वो पहला ये कर चुके थे, तो ये भी एक एविडेंस का आधार हो सकता है। उसकी कॉपी भी आप जज साहब के समक्ष कोर्ट में पेश कर सकते हैं। नंबर चौथा है बिजली या पानी का बिल। किराएदार के नाम पर बिजली, पानी या अन्य उपयोगिता सेवाओं के बिल होना यह साबित कर सकता है कि वह उस संपत्ति में रहा था। ये भी सर एक महत्वपूर्ण आधार है। यदि आप काफी लंबे समय से वहां रह रहे हैं और आपने नल का कनेक्शन अपने नाम से यदि ले लिया, बिजली का बिल आप स्वयं भर रहे हैं, तो वो भी आप रसीद में बतौर किराएदार के प्रूफ में पेश कर सकते हैं। नंबर पांचवा है सर आपका अन्य दस्तावेज। मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई लिखित समझौता भले ही अनौपचारिक हो, किराए की रकम का उल्लेख किसी अन्य कानूनी दस्तावेज में हो सकता है। मतलब आप साल 2 साल से उनके व्यवहार में हैं, तो आपके बीच में कोई ना कोई लिखा पढ़ी है या कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट्स हुए होंगे, तो आप उसको भी कोर्ट में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर छठा है सर कानूनी प्रावधान। इसमें जो बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों स्वीकार हो सकते हैं। ये एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि इस प्रकार के साक्ष्य में ग्राह्य माना जाएगा। यदि कोई विवाद है तो किराएदारी का दावा करने वाले पक्ष को सबूत का भार उठाना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, कोई विवाद है तो किराएदारी का, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ एविडेंस एक्ट जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 104 के तहत ये बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही पर होगा कि आप उसको किराएदार साबित करें। यदि आप ये आधार लेकर चलते हैं तो वो, यदि उसने दावा लगाया आपसे मकान खाली कराने का किसी अन्य आधार पे और आप चाहते हैं कि अदालत में साबित कर दें कि आप उसके किराएदार हैं और ये किराएदारी के नियमों के तहत ही मकान आपसे खाली करा सकता, अन्यथा नहीं करा सकता है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ सर आप ही पर होगा। न्यायालय में क्या क्या करना चाहिए आपको, इसमें सर ये है कि यदि किराए की रसीद नहीं है तो अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करें, किराएदारी साबित करें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। मकान मालिक द्वारा किराएदारी को स्वीकार न करने पर न्यायालय में साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। ये तो सर आपके नंबर 1 सवाल का जवाब हो गया। अब नंबर दूसरा सवाल है सर आपका, जो आपने जस्ट बाद में पूछा था कि टेनेंट के संबंध में कि उसमें काज ऑफ एक्शन कब पैदा होगा। मेरी सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी मेरे वीडियो में ये रिक्वेस्ट की है मेरे सभी व्यूअर्स से कि सर आप जवाब जो है, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं उसको क्लियर और स्पष्ट लिखें, खुलासा लिखें, पूरा डिटेल के साथ लिखें, ताकि मैं आपको उसको सही से जवाब दे सकूं। अब चूंकि जितना आपका सवाल होता है उतना ही मैं आपको जवाब दे देता हूं। अब आप उसमें और भी जानकारी चाहते होंगे तो वो मुझको तो पता नहीं है, क्योंकि आपने एक लाइन में लिख दिया तो मैं भी उसी आधार पर आपको जवाब दे देता हूं। अब आपने जो पूछा है सर मुझसे, मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूं। काज ऑफ एक्शन, कारण विवाद का आधार, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सर काज ऑफ एक्शन, क्योंकि यदि किसी भी केस में काज ऑफ एक्शन ही पैदा अगर नहीं हुआ है तो दावा अदालत में चलने योग्य नहीं माना जाएगा। लिमिटेशन भी काज ऑफ एक्शन से प्रारंभ होती है सर। जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है उसमें अनुच्छेद 58-57 में खास तौर से अनुबंध पालन के दावों में या अन्य दावों में 3-3 साल की मियाद दी हुई है। वो काज ऑफ एक्शन से प्रारंभ होती है सर, कि कब काज ऑफ एक्शन पैदा हुआ और आपने दावा कब पेश किया। अगर आप लिमिटेशन के तहत आपका दावा नहीं आता है तो आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आपका दावा भी खारिज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि उसमें आदेश 7 नियम 11 के उपनियम ड में बताया है कि यदि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है तो वो निरस्त योग्य होगा। उसमें 6 आधार बताएं, उसमें एक ये भी है कि वो लिमिटेशन में नहीं आएगा तो वो आपका दावा निरस्त योग्य होगा। तो इसमें सर हम अगली स्थिति देख लेते हैं। यह स्थिति या तथ्य जो किसी व्यक्ति को अदालत में मुकदमा दायर करने का अधिकार देता है। मतलब यही वो चीज है जहां से पॉइंट पैदा होगा कि हाँ वाद कारण पैदा हो गया तो अदालत में अब जाएगा। यह वह घटना है जिसके कारण वादी को न्यायालय में राहत की मांग करनी पड़ती है। मतलब अगर कोई घटना ही घटित नहीं हुई, वाद कारण ही पैदा नहीं हुआ, तो अदालत में उसके पास जाने का कोई आधार भी नहीं होगा। चाहे दीवानी दावा हो, उसमें वाद कारण आपको लिखना ही होगा, बिना वाद कारण के दावा ही चलने योग्य नहीं होगा। यदि आपने
वादोत्तर के साथ काउंटर क्लेम भी पेश किया है। आदेश 8 नियम 6 का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में काउंटर क्लेम को परिभाषित किया है। प्रति दावे को यदि आपने पेश किया है तो वो भी आपको ही साबित करना पड़ेगा कि आखिर वाद कारण कब पैदा हुआ और आप काउंटर क्लेम लेके क्यों आए। आगे बढ़ते हैं सर, हम इसमें उदाहरण है। किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया। किराएदार ने मकान मालिक की अनुमति के बिना संपत्ति को किसी अन्य को किराए पर दे दिया। एक तो किराया देना बंद कर दिया, दूसरे को किराए पर दे दिया। किराएदार ने संपत्ति का अवैध उपयोग कर लिया। जिस मकसद से उसे दिया था, रहने के लिए दिया था, तो रहना तो बंद कर दिया उसने, और बम फटाके बनाने वालों को किराए से दे दिया, और रात दिन उसमें ठोका पटरी करते और आवाजें करते, या किसी शोर मचाने वाली फैक्ट्री वाले को किराए से दे दिया। ये भी एक उसको काजा फिक्शन पैदा हो गया वादी को कि साहब ये मैंने जिस मकसद से दिया था रेसिडेंस के, इसने अन्य उपयोग कर लिया, किराया भी नहीं दे रहा है मुझको, और किसी अन्य को किराए को दे दिया, जो कि एक एकोमोडेशन एक्ट के विरुद्ध है जो एग्रीमेंट होता है। मकान मालिक ने किराएदारी के नियमों का उल्लंघन किया। तो ये सभी कारण काज ऑफ एक्शन पैदा होने के हैं सर। ये चारों आधार जो मैंने बताए, इसके अलावा भी हो सकते हैं, हजारों आधार हो सकते हैं कि जो आपके और उनके बीच में किराएदारी का अनुबंध जैसे आपका तय हुआ है, तो उन्हीं आधारों पे वो काज ऑफ एक्शन माना जाएगा। जैसे कि 1 तारीख को किराया दे दिया जाएगा, 1 से 10 तारीख के बीच में आपने 1 से 10 तारीख के बीच में किराया नहीं दिया, काज ऑफ एक्शन पैदा हो गया। मकान मालिक आपसे कह सकता है मेरा मकान खाली करो आप, आपने मेरे को किराया नहीं दिया, यहीं से बात कारण पैदा हो गया। आपने उठा के किसी दूसरे को दे दिया, आपने मकान लिया 3,000 रुपये महीना पे, और आपने 5,000 रुपये महीना पे उठा के किसी दूसरी पार्टी को दे दिया। 2,000 रुपये महीना आप बैठे बैठे कमा रहे हैं, जबकि उसने आपको एग्रीमेंट में तय किया था किराया अनुबंध में कि आप स्वयं रहने के लिए उपयोग करेंगे, किसी अन्य को किराए से नहीं देंगे। आपने अनुबंध का उल्लंघन किया, काज ऑफ एक्शन पैदा हो गया, वाद कारण पैदा हो गया। मकान मालिक बिल्कुल आपको नोटिस देगा, मकान आपसे खाली करवा सकता है। संपत्ति का अवैध उपयोग, आप उसमें जुआ सट्टा खेलवा रहे हैं या अवैध गतिविधियां उसमें कर रहे हैं। भारतीय कानून के खिलाफ जो अपराध बताए गए हैं, भारतीय कानून में जिन्हें अपराध बताया गया, वो कार्य आप उस मकान में करवा रहे हैं, जबकि उसने पहले ही बोल दिया था कि साहब ये यहाँ कोई भी अवैधानिक कार्य आप नहीं करेंगे। अब आप उसमें मकान में शराब खाना खोल लिया, आपने शराब पिलवा रहे हैं लोगों को, आप जुआ खिलवा रहे हैं उसके अंदर, और तमाम अवैध गतिविधियां चल रही हैं उसके अंदर। तो मकान मालिक को बिल्कुल काजा ऑफ एक्शन पैदा हो गया, वाद कारण पैदा हो गया। वो आपको बिल्कुल नोटिस देगा, मकान खाली करवाएगा और अदालत खाली भी करने का आदेश करेगी। अगर वो कोर्ट में पूरी बातें अपनी साबित करता है तो काज ऑफ एक्शन बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। कहाँ और किस प्रकार से पैदा होगा, आपका सवाल मुझसे यही था, तो ये सारे जवाब मैंने इसी संबंध में दिए सर आपको, कि काज ऑफ एक्शन किस प्रकार से पैदा होगा, और काज ऑफ एक्शन पैदा होने के बाद उसी वाद कारण पे कि साहब इस दिनांक को मेरे को वाद कारण पैदा हुआ है। जैसे 1 से 10 तारीख के बीच में किराया देने का हमारा तय था, 11वीं तारीख जो हुई आपने उसको भुगतान नहीं किया, तो वाद कारण पैदा हो गया। मतलब यदि 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी 2025 के बीच में किराया देने का आपका तय है, आपने 10 तारीख को नहीं दिया, तो 11 तारीख को 11 जनवरी 2025 को वाद कारण पैदा हो गया। जो वाद पत्र लिखेगा तो उसमें लिखेगा कि साहब 11 जनवरी 2025 को हमारा वाद कारण पैदा हो चुका है, हमने 1 से 10 के बीच में किराया देने का बोला था, इसने हमें किराया नहीं दिया। वो आपको सूचना भी देगा, नोटिस भी देगा, जो भी कानूनी औपचारिकता सभी पूरी करेगा और कोर्ट में दावा पेश करेगा। तो वाद कारण ये होता है सर आपका। हम आप आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ एक्शन, वाद का उद्देश्य। वाद ऑफ एक्शन का मतलब है वह विशिष्ट राहत या दावा जो वादी अदालत में मांग रहा है, यह मुकदमे का उद्देश्य होता है। किस मकसद से आपने दावा लगाया, मकान खाली करने का मकसद है आपका, तो ये उद्देश्य हो गया, उसका वाद ऑफ एक्शन हो गया। यह बताता है कि वादी किस प्रकार की न्यायिक सहायता न्यायालय से चाहता है। ये बताता है किराए की वसूली, जैसे संपत्ति खाली कराना, अवैध कब्जे को हटाना और नुकसान की भरपाई कराना, ये आपका वाद का उद्देश्य हो गया। और वाद कारण एक अलग चीज हो गई। अब हम आगे चलते हैं सर आपको, किराएदारी में विवाद, काज ऑफ एक्शन और वाद ऑफ एक्शन का उपयोग। काज ऑफ एक्शन में जो बताया गया है मेरे द्वारा इसमें कि किराएदारी समझौता, टेनेंसी एग्रीमेंट जो होता है आपका, यदि किराएदारी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो काज ऑफ एक्शन सर पैदा हो जाएगा। नंबर दूसरा है किराया ना चुकाना, किराएदार ने समय पर किराया नहीं दिया, यहां से वाद कारण पैदा हो जाएगा, काज ऑफ एक्शन। नंबर तीसरा है संपत्ति का गलत उपयोग, किराएदार ने संपत्ति का अनुचित उपयोग किया, जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पे अभी आपको ऊपर बताया था, काज ऑफ एक्शन पैदा हो जाएगा सर यहाँ भी। नोटिस का पालन न करना, मकान मालिक द्वारा दी गई वैध नोटिस का पालन नहीं किया गया, यहाँ भी काज ऑफ एक्शन पैदा हो जाएगा, वाद कारण पैदा हो गया। और भी बहुत सी वजह हो सकती है सर। तो ये काज ऑफ एक्शन की हो गई। अब वाद ऑफ एक्शन जो है हमारा सर, उस पर भी देख लेते हैं। किराया वसूली, अदालत ने किराया वसूलने का आदेश प्राप्त करना उनका उद्देश्य है मकान से, तो एक ये हो गया उसका वाद का उद्देश्य हो गया, वाद ऑफ एक्शन खेलने आप इसे।
काज ऑफ एक्शन अलग चीज है, वाद ऑफ एक्शन अलग चीज है। वाद ऑफ एक्शन मतलब वाद का उद्देश्य, आपका वाद का मकसद क्या है, जो आप माननीय न्यायालय से सहायता चाहते हैं वही आपका वाद का उद्देश्य और आपका वाद का मकसद होगा। नंबर एक हो गया किराया वसूली, अदालत से किराया वसूलने का आदेश प्राप्त करना। नंबर दो हो गया संपत्ति खाली कराना, किराएदार को बेदखल करने का आदेश प्राप्त करना, ये दूसरा उद्देश्य हो गया आपका। तीसरा, हर्जाने की मांग, संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करना, कि आपने उनके मकान में तोड़फोड़ कर दी, उनकी बिना अनुमति के उसमें निर्माण कार्य कर लिया और आपने निर्माण कार्य चालू कर दिया, उसमें कई दीवारें तोड़ दी उनकी, अलमारियां तोड़ दी उनकी, आपने प्लस्तर उखाड़ दिया, आपने फर्शियां उखाड़ दी उनकी, आपने जीने तोड़ दिए, आपने उनके खिड़की लगी थी वो तोड़ दी आपने उनकी। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। आप बिना अनुमति के मकान मालिक के मकान में छेड़छाड़ करेंगे तो वो तो काजा अपेक्षण का कारण बनेगा सर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। मुकदमे के लिए आवश्यक तत्व, दावे में क्या क्या आवश्यक तत्व होंगे। किराएदारी का सबूत, किराएदारी समझौते की कॉपी इसमें पेश की जाएगी सर। कारण बताने वाला नोटिस, मकान मालिक द्वारा दिया गया वैधानिक नोटिस, लीगल नोटिस, उसकी कॉपी इसमें पेश की जाएगी। भुगतान का रिकॉर्ड, किराए का भुगतान न होने का सबूत, कानूनी अधिकार, वादी का संपत्ति पर वैध स्वामित्व, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें पेश किए जाएंगे। इसमें कुछ प्रासंगिक कानून भी हैं सर, जैसे किराएदारी अधिनियम, संबंधित राज्य के किराएदारी कानून लागू होंगे जिस भी स्टेट का है। जैसे मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश अकोमोडेशन एक्ट के रूल्स उसमें लागू होंगे। इसी प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, प्रोसीजर को बताता है। जैसे कि फौजदारी के केसों में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे अब बदल के नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया 2023, वो लागू होती है। ऐसी वो उसमें लागू होगी सीपीसी। न्यायालय में काज ऑफ एक्शन और वाद ऑफ एक्शन कैसे प्रस्तुत करें, ये भी सर मैं आपको बता देता हूँ। काज ऑफ एक्शन में है कि वादी को साबित करना होगा कि विवाद का कारण हुआ और वादी का अधिकार प्रभावित हुआ, ये उसकी जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। वाद ऑफ एक्शन, वादी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वो अदालत से किस प्रकार की सहायता चाहता है। कोर्ट फीस भी देना होगी, लिमिटेशन के अंदर दावा पेश करना होगा, वाद मूल्य तय करना होगा, वाद का कारण लिखना होगा, क्षेत्राधिकार लिखना होगा, पक्षकारों के नाम लिखना होंगे, हर चीज की पूरी स्पष्ट उल्लेख और सहायता आपको स्पष्ट इसमें मांगना होगी। सुझाव है सर इसमें, यदि आप मकान मालिक या किराएदार के रूप में अदालत में मुकदमा दायर कर रहे हैं तो काज ऑफ एक्शन और वाद ऑफ एक्शन को स्पष्ट और प्रमाणों के साथ आपको प्रस्तुत करना होगा। मुकदमा दायर करने से पहले किसी अनुभवी वकील की सलाह आप ले लें, क्योंकि सर वकील साहब जो आपके हैं वो आपके मुकदमे को पूरा समझेंगे बारीकी से और देखेंगे। ये सर जो मैंने आपको बताया था ये सर ई बुक के अंदर से बताया था। तो जो वकील साहब होंगे वो आपके पूरे केस को पूरा समझेंगे, पूरे फैक्ट को बारीकी से जानेंगे और उसके बाद आपको उसके बारे में सलाह देंगे। क्योंकि आपने जो सवाल किए थे उन सवालों का जहां तक मुझसे बन सकता था संभावित जवाब मैंने दिया है और कोशिश की है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान भी हुआ होगा। या आपका जो सवाल है काफी अच्छा सवाल है सर, ये एक अकेले आप ही का सवाल नहीं है, कई व्यूवर्स का भी सवाल हो सकता है। और हर व्यूवर्स के सवाल से एक ऐसा कानूनी आधार और एक ऐसा कानूनी पॉइंट निकल के आता है जो कई लोगों को फायदा पहुंचाने का मौका पहुंचाता है। मेरे कई व्यूवर्स ने सवाल किए मुझसे मुझसे जहां तक हो सकता है मैं उनके जवाब देने की सर कोशिश करता हूं। और उसके अलावा कई वीडियो में ऐसे भी बना देता हूं कि जिसमें सभी के सवालों के जवाब उसी में आ भी जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं हर व्यूवर्स का सवाल पढ़ के ही बताऊं, मैं डायरेक्ट वीडियो भी अपलोड कर देता हूं। ऐसे ही मेरे समक्ष एक प्रकरण और आया था। मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे सवाल पूछा था। उनका मैटर ये था कि एक महिला जो हिंदू विधि से शासित होती है, हिंदू विधि उस पर लागू होती है, उनकी मृत्यु हो गई और एक मकान या प्लाट जो है कि उन्होंने कहीं खरीदा था, रजिस्ट्री उन्हीं के नाम से थी। अब जब उनकी मृत्यु हो गई, वो उनकी स्वअर्जित संपत्ति थी, तो उनके मरने के बाद अब वो चाहते थे उसको बेचना। उनके पति, उनके दो बेटे और एक बेटी जीवित थी, उनको बेचना चाहते थे। अब सवाल ये होता है कि नगर पालिका में नामांतरण किसके नाम से करवाया जाए। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि सिर्फ पति का नाम करा लेते हैं, बेटियों की शादी हो गई, बेटे भी रोजगार में बाहर से गए हुए हैं, कहाँ परेशान होंगे, कहाँ आएंगे। तो मैंने सर उनको जवाब दिया इस बात का, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15, जिसमें निर्वसियती मतलब कोई हिंदू स्त्री जो वसीयत लिखे बगैर मर जाती है, क्योंकि अगर उसने वसीयत लिखी है तो वसीयत में जो उसने उत्तराधिकार बताया है कि किस वारिस को किस प्रकार की संपत्ति मिलेगी, तो उस प्रकार से उसकी संपत्ति विभाजित की जाएगी। लेकिन यदि वो वसीयत लिखे बगैर ही मर गई है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत उसको की संपत्ति को विभाजित किया जाएगा। जैसा कि उसके प्रथम श्रेणी के जो वारिस हैं उसके पति और बच्चे होंगे। तो मैंने उनको यह जवाब दिया कि आपको इन तीनों का नाम
नगर पालिका में दर्ज कराना होगा और ये सभी उसमें बराबर के हिस्से के मालिक होंगे, सभी का बराबर हिस्सा होगा और सभी को बेचने का अधिकार होगा। यदि आप किसी भी तरीके से एक का नाम करा लेते हैं नगर पालिका को मिसगाइड करके या कोई प्रभाव बना के या किसी भी तरीके से, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री भी हो जाएगी, वहां भी नहीं रुकेगी, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब को स्वत्व की जांच करने का अधिकार नहीं है। स्वत्व की जांच करने का अधिकार सिविल न्यायालय को दिया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के तहत दीवानी दावे के तहत ही जज साहब डिसाइड कर सकते हैं। वो तो रजिस्ट्री कर देंगे, बाद में जब मुकदमेबाजी होगी और अदालत में मुकदमा पेश होगा तो फिर वहां सभी चीजें निकल के आएंगी कि साहब इनके तो 2 बेटे और 1 बेटियां भी हैं, वो भी सामने लाई जाएगी बातें, फिर एक एक चीज कोर्ट में देखी जाएगी। फिर ऐसी स्थिति में वो रजिस्ट्री शून्य भी हो जाती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने रजिस्ट्री करा ली तो आप मालिक हो ही गए, लेकिन अगर आपने लीगल तरीके से रजिस्ट्री कराई है तो अदालत में ना तो उसको चुनौती दी जा सकती है और ना ही उसको निरस्त करवाया जा सकता है, क्योंकि उसके ग्राउंड लीगल होंगे। यदि चुनौती दे भी दी गई, दावा लगा भी दिया गया, तो ऐसे दावे खारिज कर दिए जाते हैं। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि सर आपको सभी तरीके के नामांतरण उसमें तीनों के करवाना होंगे, उसके बाद ही आप उसमें जो है कि विक्रय करने के अधिकारी होंगे। तो ऐसे बहुत से सवाल मेरे व्यूअर्स के द्वारा किए जाते हैं और मुझसे जहां तक बनता है मैं सभी व्यूअर्स के सवालों के जवाब दे देता हूं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और ये जो जानकारी दी है सर मैंने, आप इसको एक नोट समझ लें, संक्षिप्त नोट समझ लें या इसको ई बुक समझ लें। मैं इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, वहां ये आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा भी मैंने वसीयत पे आपत्ति के कुल 50 तरीके, कोई एक तरीका नहीं, कुल 50 तरीके वसीयत पे आपत्ति के मैंने एक वीडियो तैयार किया है सर। काफी लोगों ने उसको देखा भी है और उसमें भी मैं जानकारी दे दूं कि उस वसीयत पे आपत्ति के 50 जो तरीके हैं उनकी लगभग 110 120 पन्ने के एक ई बुक मैंने तैयार की है, जो मैंने उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी है। यदि किसी को आवश्यकता हो तो आप वहां से उसको परचेस कर सकते हैं। क्योंकि सर कानून एक समंदर है, उस समंदर में से मैं मोती ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए और आपके सामने पेश करता हूँ एक निश्चित ला के तौर पे, मेरी कोशिश रहती है। लेकिन मेरे द्वारा दी गई जो भी राय है, जो भी सलाह है, जो आप मेरे से पूछते हैं, उसको आप फॉलो या लागू करने से पहले आपके मुकामी वकील साहब से एक बार राय मशवरा आप जरूर करें और वो जो आपको गाइडलाइंस देते हैं उसके आधार पे आप फिर आगे का कार्य करें। लेकिन आपके द्वारा मुझसे पूछा जाता है, मेरा चैनल का मकसद है मेरे सभी व्यूअर्स को निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करना, तो मुझसे जहां तक हो सकता है मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपकी समस्या का भी समाधान हुआ होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।